Okay, good morning, बच्चों. In this video lecture, we are going to discussing about the basic principle of recombinant DNA technology, which is also known as RDT. अभी मैं सबसे पहले इसका ओवरव्यू दे देता हूँ. डेट इन RDT ये एक कट पेस्ट प्लस मल्टीप्लिकेशन. अगर मैं RDT के बेसिक प्रिंसिपल की बात करूँ तो वो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि सबसे पहले हम DNA में कट लगवाएंगे, फिर हम उनको पेस्ट करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, देन उसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे. ठीक है, तो ये एक कट पेस्ट एंड मल्टीप्लिकेशन मैकेनिज्म है. इसमें होता क्या क्या है, इसमें हमारे पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, एक प्लाज्मिड वेक्टर होगा. इन दोनों को हम ट्रीट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से. तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में क्या करेगा, दोनों में सेम कट लगा देगा दोनों में. ठीक है, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट में भी और प्लाज्मिड वेक्टर में भी. फिर क्या होगा, देन सेकेंड स्टेप में हम DNA लाइगेज की हेल्प ही लेंगे और DNA लाइगेज की हेल्प से हम इसको दोनों को आपस में जोड़ देंगे, लाइगेशन करा देंगे. ठीक है, तो होगा क्या, कुछ वेक्टर जो ओपन होंगे उनमें तो लाइगेशन होगा, कुछ वेक्टर इंटैक्ट रहेंगे जिनमें लाइगेशन नहीं होगा. ये बात समझ में आई यहाँ तक. उसके बाद हम इनको, जो हमारा वेक्टर बन गया है रिकॉम्बिनेंट DNA, जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ चुके होंगे तब हम ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे. यानी अब हम अपने रिकॉम्बिनेंट DNA को होस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे और जो हमारा होस्ट है वो है बैक्टीरिया, सपोज दैट ई कोलाई. ठीक है, तो यहाँ भी तीन पॉसिबिलिटी बनती हैं. पहली पॉसिबिलिटी में नो जीन ऑफ इंसर्जन, यानी यहाँ पर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा. दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA सीधा बैक्टीरिया के अंदर चला जाए. तीसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जो हमारा इंटैक्ट वेक्टर था, यानी जो हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लेस नहीं हुआ है, वो चला जाए हमारा बैक्टीरिया के अंदर. ठीक है, फिर इसके बाद हम करते हैं सिलेक्शन. क्योंकि जब एक बार हमारे काम का कौन सा है इन तीनों में से, 1, 2 या 3rd, हमारे काम का है सेकंड, क्योंकि इसी के पास हमारा RDNA है, यानी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है. तो हमको इसको सेलेक्ट करना है. हम क्या करेंगे, फिर हम सिलेक्शन मेथड यूज़ करेंगे और हमारे पास दो सिलेक्शन मेथड है, एक है रेप्लिका प्लेटिंग मेथड और एक है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग. ठीक है, तो सबसे पहला हम यूज़ करेंगे रेप्लिका प्लेटिंग मेथड. इस मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में हम सबसे पहले एक कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं जिसमें एक एम्पिसिलीन हमने एंटीबायोटिक डाली हुई है और सारे न्यूट्रिएंट ऐड कर दिए हैं जिनमें बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर सके. तो सपोज दैट हमारे पास बैक्टीरिया की 6 कॉलोनी आती हैं, A, B, C, D, E और F. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम उसके बाद जब इनको ग्रो कराते हैं एम्पिसिलीन कंटेनिंग मीडियम में, तो भाई एक चीज़ देखो आप, जिस सेल के अंदर, सपोज दैट ये सेल था हमारा, इसके अंदर तो हमारा कोई प्लाज्मिड गया ही नहीं है और हमारे प्लाज्मिड के पास ही थे क्या, ऐसे ऐसे जीन जो इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा देते हैं एम्पिसिलीन के अगेंस्ट, जैसा कि यहाँ पर है. तो ये सेल तो क्या करेगी, कल्चर पे ग्रो ही नहीं करेगी, मर जाएगी. इसके पास वो जीन है, इसके पास भी वो जीन है, क्योंकि इन दोनों में क्या गया है, वेक्टर गया है. तो केवल ट्रांसफॉर्म्ड सेल ग्रो करेंगी हमारी यहाँ मीडियम पे, है ना. तो ये जो होगा हमारा, जो पहला मदर प्लेट हमने बनाया है मास्टर प्लेट, उस पर ट्रांसफॉर्म्ड सेल करेंगी. और अब आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल दो तरह की हो सकती हैं भाई, वो रिकॉम्बिनेंट भी हो सकती हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकती हैं. यहाँ देखो आप, ट्रांसफॉर्म सेल रिकॉम्बिनेंट भी हो सकती हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकती हैं. ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, फिर हम करेंगे ट्रांसफॉर्म सेल को वापस से एक रेप्लिका प्लेट बनाएंगे, यानी इसके जैसा ही मीडियम बनाएंगे बिल्कुल, जिसकी कंपोजिशन इसके जैसी हो, उसको हम यहाँ पर वेलवेट की हेल्प से इम्प्लांट कर देंगे. बस अंतर क्या करेंगे, जो हमारी रेप्लिका प्लेट होगी यानी जो कॉपी होगी उसमें एक और एंटीबायोटिक ऐड कर देंगे, डेट इज़ टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारी रिकॉम्बिनेंट सेल इस पर मर जाएंगी. रीज़न क्या है कि इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो चुका होगा. ठीक है, तो जैसे ही हम रिजल्ट देखेंगे तो रेप्लिका प्लेट पे केवल हमारे 3 सेल सपोज दैट ये आती हैं, A, E और D. तो कौन कौन से सेल ग्रो नहीं किए, डेट इज़ B, C एंड F. इसका मतलब क्या है, इन तीनों का इंसर्जनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है और फाइनली इन्हीं को हम क्या कंसिडर करेंगे, दे आर रिकॉम्बिनेंट सेल्स. बात समझ में आई. ये इस टेक्निक का ओवरव्यू है, समझ गए ना. तो अब हम इसको एक एक करके समझते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला RDT में होता क्या है, मैंने जैसे बताया कि ये एक कट पेस्ट एंड मल्टीप्लिकेशन मैकेनिज्म है. सपोज दैट हमारे पास एक
पूरा डीएनए है, लार्ज डीएनए है, जिससे हमको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। और हमारे पास दूसरा क्या है, एक व्हीकल मॉलिक्यूल है, यानी कि एक वेक्टर मॉलिक्यूल है, जिसको हम यूज़ करेंगे इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी सुटेबल होस्ट के अंदर इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में इस पूरे डीएनए को और इस वेक्टर को दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करेंगे। सबसे ज़रूरी पॉइंट यही है कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीटमेंट देंगे हम। उसका रीज़न क्या है ये भी सुन लो भाई। जब सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीटमेंट देंगे तो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा इसमें भी सेम साइट बनेंगी, यानी इसमें भी वो सेम जगह पर कट लगाएगा, और वेक्टर में भी हमारे सेम साइट्स बनेंगी, यानी सेम एंड प्रोड्यूस होंगे, जिससे ये दोनों एंड्स आपस में एक दूसरे के साथ आसानी से लाइगेट कर जाएंगे। ठीक है, इसलिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यूज़ करते हैं। मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है कि बोथ आर ट्रीटेड विद सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो हमने क्या किया है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ, इसमें दोनों जगह पर साइट प्रेजेंट है किसकी, BAMH1 की। इधर अगर हम देखें हमारे PBr3222 प्लाज्मिड वेक्टर में, तो हमारे पास एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। चलो मैं थोड़ा इसको पहले डिस्कस कर देता हूँ कि जो हमारा PBr3222 है, इसके पास एक OR ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, दो सेलेक्टेबल मार्कर जीन है, डेट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, फिर इसके पास एक और साइट है, डेट इज रोप साइट। रोप साइट क्या बताती है, ये बताती है रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, कौन से प्रोटीन, दोज प्रोटीन्स विच इन्वॉल्व्स इन द रेप्लिकेशन ऑफ दिस प्लाज्मिड वेक्टर। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं इसके सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स की, तो आप जानते हैं सेलेक्टेबल मार्कर जीन के अंदर प्रेजेंट होती हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट, MCS। और वो साइट्स कौन कौन सी हैं, अगर मैं टेट्रासाइक्लिन के अंदर देखूं तो BAMH1 है, दूसरा साल1 की साइट है। फिर मैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के अंदर देखूं तो PVU1 की साइट है और PST1 की साइट है। इसके अलावा अगर इन सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स के अलावा भी मैं देखूं तो इसके पास और भी साइट्स प्रेजेंट हैं। जैसे यहाँ पर एक साइट होगी HIND3 की, यहाँ पर एक साइट है HIND3 की, एक साइट है EcoR1 की, और एक और साइट होगी यहाँ पर CLA1 के लिए। ठीक है, रोप साइट के अंदर भी एक साइट प्रेजेंट होती है, दैट इज PVU सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। ठीक है, तो ये सारी साइट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। अब सपोज दैट मैं इसको ट्रीट करता हूँ दोनों को ही BAMH1 के साथ, है ना, क्योंकि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के दोनों साइट क्या प्रेजेंट है, BAMH1 की साइट। तो होगा क्या, इतना पोर्शन इस जीन का बाहर निकल आएगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे, जहाँ जहाँ उनको BAMH1 की साइट दिखेगी इस DNA को रीड करते करते जाएंगे और वहाँ आकर के DNA में कट लगा देंगे, डबल स्टैंडर्ड DNA में। तो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। फिर BAMH1 क्या करेगा, इस वेक्टर में यहाँ कट लगा देगा। जब ये कट लगा देगा तो ये दो पॉसिबिलिटी बनती हैं कि एक में तो चांस रहेगा कि वेक्टर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे भैया ओपन वेक्टर। ओपन वेक्टर, और कुछ वेक्टर ऐसे होंगे जिनमें कट नहीं लगा पाएगा, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम भैया कहेंगे इंटैक्ट वेक्टर। इंटैक्ट वेक्टर, ये दो बातें समझ में आ रही हैं आपको। सबसे ज़रूरी पॉइंट यही है भाई कि यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनती हैं BAMH1 से जब ट्रीट करते हैं हम। एक तो ओपन वेक्टर बन जाते हैं जिनमें कट लग पाता है, और एक जिनमें कट किसी वजह से नहीं लग पाया, उनको हम कहते हैं इंटैक्ट वेक्टर। समझने की बात क्या है, इंटैक्ट वेक्टर में कट नहीं लगा, इसका मतलब ये ओपन नहीं हुआ, इसका मतलब इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं प्लेस होगा। इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा कैसा रहेगा, जब इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लेस ही नहीं हुआ है तो ये कैसा रहेगा, ये रहेगा आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये बात ध्यान रखने की है बस आपके, क्योंकि सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं का आएगा। क्यों, आप एक चीज़ देखो, जब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है तो इस जीन की अगर प्रेजेंस होगी वेक्टर के अंदर, और जब ये प्लाज्मिड किसी होस्ट के अंदर जाएगा तो ऐसे मीडियम में जिसमें टेट्रासाइक्लिन है उस मीडियम में भी वो होस्ट ग्रो करता रहेगा। सपोज दैट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इसके पास है, इसका मतलब पता है क्या है कि अगर किसी मीडियम में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक हम ऐड कर देते हैं तो होगा क्या, जिस होस्ट के अंदर ये वेक्टर प्रेजेंट है इन फंक्शनल फॉर्म में,
वो क्या करेगा, एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेगा। समझ गए? इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब क्या है कि जो इंटैक्ट वेक्टर है वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस शो करेगा, है ना, और एम्पिसिलिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस शो करेगा। ये बात क्लियर? लेकिन जो वेक्टर ओपन हुआ है, अब इसमें क्या हुआ है कि जो टेट्रासाइक्लिन जीन है वो रप्चर हो गया, वो नॉन फंक्शनल हो गया है, ठीक है। तो जिसमें टेट्रासाइक्लिन आपने डाल दिया और जिस होस्ट के अंदर ये है वो होस्ट कल्चर में मर जाएगा, जबकि एम्पिसिलिन के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस शो करेगा। ये बात समझ में आई? चलिए, फिर दूसरे स्टेप में क्या किया? दूसरे स्टेप में किया लाइगेशन, यानी अब इसको और इस प्लाज्मिड वेक्टर को दोनों को लाइगेट कराना है, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, कट एंड पेस्ट प्लस मल्टीप्लिकेशन, यानी अब पेस्ट का काम है। पेस्ट करने का काम का मतलब क्या है कि दोनों को एक दूसरे के साथ चिपकाना है और बनाना है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या फिर मैं कहूँ आर डीएनए। ये बात यहाँ तक समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, दोनों को लाइगेज यानी डीएनए लाइगेज की हेल्प से इन दोनों को आपस में ज्वाइन कराएंगे। और डीएनए लाइगेज को और किस नाम से जानते हैं? एक और नाम है इसका, डेट इज मॉलिकुलर ग्लू, यानी इसको बायोलॉजी का मॉलिकुलर ग्लू कहते हैं। ये क्या करेगा, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड वेक्टर के साथ ज्वाइन करा देगा, दोनों का लाइगेशन करा देगा। तो यहाँ भी हमारी क्या रहती है, ये पॉसिबिलिटी आती है कि जब लाइगेशन होगा तो देखो जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर प्लेस हो गया, इस टेट्रासाइक्लिन जीन के अंदर, जिसकी वजह से इस टेट्रासाइक्लिन जीन का क्या हो जाएगा, इस टेट्रासाइक्लिन का मैं यहाँ समझा देता हूँ, टेट्रासाइक्लिन का हो जाएगा इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। इंसर्जनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है कि इनएक्टिवेशन ऑफ ए जीन, इनएक्टिवेशन ऑफ ए जीन, inactivation of a gene by the insertion of gene of interest, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट के इंसर्जन की वजह से जो टेट्रासाइक्लिन का इनएक्टिवेशन हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। भाई ये पॉइंट सबसे ज़रूरी है कि इंसर्जनल इनएक्टिवेशन क्या है कि जीन के इंसर्ट होने की वजह से किसी दूसरे जीन का इनएक्टिवेशन होना ही इंसर्जनल इनएक्टिवेशन है। तो सपोज दैट, अब सोचो जरा, अगर कोई वेक्टर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, क्योंकि अब इसमें दो तरह का डीएनए है, अगर आप इस वेक्टर को देखोगे आरडीएनए वाले को, तो इसमें दो तरह का डीएनए, एक तो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो यहाँ पर है, और एक प्लाज्मिड का डीएनए। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डीएनए, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ टू डीएनए। इसी को तो हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए। भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही हम आरडीएनए कह रहे हैं, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास एक चीज़ नहीं होगी अब, कि इसके पास जो टेट्रासाइक्लिन जीन है इट इज़ नाउ नॉन फंक्शनल, यानी अब ये टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी होस्ट के अंदर मैं इसको डाल दूं पूरे वेक्टर को, तो वो होस्ट टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में मर जाएगा, यानी अगर उसमें टेट्रासाइक्लिन ऐड कर दिया आपने तो वो होस्ट सर्वाइव वहाँ नहीं करेगा। लेकिन जो दूसरा हमारा इंटैक्ट वेक्टर है, इसके पास तो दोनों फंक्शनल जीन है भाई, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी और एम्पिसिलिन भी। लेकिन इसके पास क्या नहीं है, इसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, और हमारे काम का तो ये है ना। तो अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम इसको इंसर्ट करेंगे किसी होस्ट के अंदर, यानी हमारे आरडीएनए को हम किसी होस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ भी तीन पॉसिबिलिटी बनती हैं भाई। जब किसी होस्ट के अंदर हम इंसर्ट करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यानी अगर आपसे पूछे कि डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन इज ए process through which a naked DNA is entered in a bacterium, inside a बैक्टीरियम, यानी बैक्टीरिया के अंदर डीएनए के जाने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन वो डीएनए कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी नेक्ड, यानी उसको किसी सोर्स की ज़रूरत
नहीं होती। तो यहाँ तीन पॉसिबिलिटी बनती हैं भाई। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आरडीएनए या कोई भी डीएनए इस होस्ट के अंदर जाए ही नहीं, तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, सीधा सीधा डीएनए का होस्ट के अंदर जाना, होस्ट के अंदर जाने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं भाई, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इस सेल को हम, जिसके अंदर कुछ गया ही नहीं है, उसको क्या कहेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट तो जिसको कहते हैं ना जिसके अंदर आरडीएनए जाए, इसके अंदर तो कुछ आया ही नहीं है, तो ये क्या होंगे, ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट। दूसरी कंडीशन या पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमारा आरडीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वही होस्ट के अंदर चला जाए। होस्ट के अंदर जाएगा तब हम इसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड, क्योंकि डीएनए तो गया, और ट्रांसफॉर्म भी कैसा, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये दूसरी वाली क्या होगी, ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट सेल। जबकि ये तीसरी क्या होगी, सपोज दैट इसमें जाता है हमारा इंटैक्ट वेक्टर, और इंटैक्ट वेक्टर जाने का मतलब क्या है कि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब इसका ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, क्योंकि इसमें कुछ तो गया, डीएनए तो गया है, और डीएनए जाते ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट का। इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट। अब देखो इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो है ना, ये जो मैंने हर जगह बनाया हुआ है, ये बैक्टीरिया का खुद का जीनोम है। ठीक है, और एक और चीज़, डीएनए को आप इस तरह से इंसर्ट नहीं कर सकते जैसे मैंने आपको इस तरह से इंसर्ट करके दिखा दिया। सबसे पहले हमने जो बैक्टीरिया है उसको कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना होता है भाई, है ना। और कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, बैक्टीरिया को कई तरह के ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे हम अगर इलेक्ट्रिक शॉक दे बैक्टीरिया को सपोज दैट, तो बैक्टीरिया की वॉल में क्या क्रिएट हो जाएंगे, पोर्स, और इन पोर्स के थ्रू डीएनए एंटर कर जाता है। या फिर हम जो एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी 12th की बुक में दिया हुआ है, वो मैं बताता हूँ कि अगर हमें किसी होस्ट को कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसको बाईवेलेंट आयंस का ट्रीटमेंट देंगे। और बाईवेलेंट आयंस का ट्रीटमेंट अगर आप देते हैं किसी को, तो क्या होगा, ये बाईवेलेंट आयंस क्या करेंगे, दे डिसरप्ट द इंटीग्रिटी ऑफ मेम्ब्रेन। अब जब मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, क्योंकि ये डिसरप्शन कर देंगे इंटीग्रिटी का, तो मेम्ब्रेन में क्या क्रिएट्स होंगे, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पोर इनसाइड द मेम्ब्रेन एज वेल एज वॉल ऑफ बैक्टीरिया, जिसके थ्रू हमारा डीएनए बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाएगा। सपोज, समझ गए ना। तो तीन पॉसिबिलिटी बनती हैं, एक नॉन ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट की, दूसरी ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट की, और तीसरी ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट की। अब हमारे काम की इनमें कौन सी है भाई, हमारे काम की है इनमें ये ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट। बात समझ में आ रही है। तो हम अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नाउ वी आर गोइंग टू डू द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट सेल। ठीक है, अब सिलेक्शन के लिए हमारे पास दो प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस तो है हमारे पास रेप्लिका प्लेटिंग मेथड, दूसरा है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रेप्लिका प्लेटिंग मेथड। ठीक है, तो अब हम सिलेक्शन करते हैं रेप्लिका प्लेटिंग मेथड की हेल्प से। देखिए, रेप्लिका प्लेटिंग मेथड, सबसे पहले इस टर्म को समझो। सबसे पहले इसमें टर्म है रेप्लिका। भाई रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी। रेप्लिका यानी डिट्टो सेम कॉपी बनाने को हम कहते हैं रेप्लिका। प्लेट्स बनाएंगे कल्चर की, और इस टेक्निक को नाम दे दिया रेप्लिका प्लेटिंग मेथड। इस टेक्निक में क्या करते हैं भाई, इस टेक्निक में हमने क्या किया, एक कल्चर मीडियम बनाया एक पेट्री डिस्क पे, जिसमें हमने ऐड किए सारे न्यूट्रिएंट प्लस एम्पीसिलिन। न्यूट्रिएंट में सपोज दैट हमने न्यूट्रिएंट अगार मीडियम यूज़ किया, साथ में हमने डाल दिया एम्पीसिलिन। तो अब क्या होगा, जो सेल जिनके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है, यानी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन जिनके पास नहीं है, दे कांट ग्रो ऑन दिस मीडियम। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट, चाहे रिकॉम्बिनेंट हो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, बट द सेल जो ट्रांसफॉर्म्ड होंगी वो यहाँ पर ग्रो करेंगी। तो मैं इसमें एक पॉइंट लिख देता हूँ कि
only transformed cell can grown on this मीडियम रीजन क्या है? बिकॉज द सेल दोज डू नॉट हैव या डजंट हैव वेक्टर can't tolerate the effect of ampicillin एंटीबायोटिक। आप जानते हैं अभी एंटीबायोटिक क्या करती हैं? दे आर अगेंस्ट द लाइफ, यानी ये क्या करेंगी? माइक्रोब्स की ग्रोथ को सप्रेस करेंगी। तो हमारे पास यहाँ आप देखो, ये जो पहला केस है यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल, जिसमें हमारा कोई वेक्टर गया ही नहीं है, तो ये क्या होंगी? ये एम्पिसिलिन सेंसिटिव सेल होंगी, एम्पिसिलिन सेंसिटिव सेल्स होंगी। इसका मतलब अगर मैं इन सेल्स को ग्रो कराऊं कल्चर पे तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि इनकी क्या हो जाएगी? एम्पिसिलिन में जाते ही डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो एम्पिसिलिन पे केवल ये ग्रो नहीं करेंगी, ये भी ग्रो करेंगी, ये भी ग्रो करेंगी। इसका मतलब ओनली ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी ग्रोन ऑन दिस मीडियम विच कंसिस्ट एम्पिसिलिन। बात समझ में आ गई? तो सपोज दैट ABCDEF, ये 6 टाइप की कॉलोनी हमारी ऐसी हैं जो कि क्या होंगी? ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ठीक है, क्योंकि इस मीडियम पे कौन ग्रो नहीं कर रहा? इस मीडियम पे वो ग्रो नहीं करेगा जिसके अंदर कोई वेक्टर नहीं गया है। समझ गए? लेकिन सबसे बड़ी चीज जो अभी आती है वो ये आती है कि भाई ये जो ट्रांसफॉर्म्ड हैं भाई, ये भी अब 2 तरह की होंगी। ये भी 2 तरह की होंगी। कौन कौन सी? इनमें होंगी ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट। दूसरी इसमें होंगी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं दूसरी इसमें होंगी ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट। क्योंकि ट्रांसफॉर्म कितने तरह की थी? 2 तरह की थी। उनमें कुछ रिकॉम्बिनेंट थी और कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट थी। तो अब इनमें से हमको सेलेक्ट करनी है कौन सी? ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट। अब कोई मेरे से ये पूछ रहा था कि ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट कैसे ग्रो करेंगी? वो ऐसे ग्रो करेंगी भाई, इधर देखो, इसके अंदर ये प्लाज्मिड तो गया है और प्लाज्मिड के अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पोटेंशियल है। इसका मतलब ये एम्पिसिलिन को टॉलरेट कर पाएंगी। जबकि हमारा जो ये आरडीएनए वाला वेक्टर है इसके अंदर ये गया, इसका मतलब इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस करने का कैपेसिटी तो होगा। इसका मतलब क्या है कि इसी पर दोनों तरह की सेल ग्रो करेंगी, ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट भी और ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट भी। समझ में आया? अब जिस पे दोनों तरह की सेल ग्रो कर रही होंगी उस कल्चर को या उस प्लेट को हम क्या कहेंगे? उस प्लेट को कहेंगे हम मदर प्लेट या फिर मास्टर प्लेट। इसका मतलब क्या है कि मास्टर प्लेट consist both transformed recombinant and transformed non-recombinant cell। अब यहां से हमको आगे सिलेक्शन करना पड़ेगा। समझ गए? तो अब हम क्या करेंगे? अब इसी कल्चर पे हम इसकी एक रेप्लिका बनाएंगे। ठीक है, और रेप्लिका कैसे बनाते हैं? हम एक वेलवेट लेते हैं, इस वेलवेट को इसके ऊपर प्रेस करते हैं, फिर यहाँ पर हमारे ऊपर कॉलोनी इम्प्रिंट हो जाती है वेलवेट पे। उस वेलवेट को एक नए कल्चर पे ला करके इम्प्रिंट कर देते हैं। समझे? कैसे करते हैं वो समझा देता हूँ थोड़ा। आपने सील देखी होगी, जैसे स्कूल कॉलेजों में सील होती है ना, नाम की सील बनवा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? उस सील को इंक पे इस तरह से रखते हैं और जहाँ भी उसको प्रेस करते हैं उस सील के ऊपर जो भी लिखा होता है वहीं पर इम्प्रिंट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? एक न्यू मीडियम बनाएंगे, है ना। रेप्लिका प्लेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक न्यू फ्रेश कल्चर बनाते हैं जो कि बिल्कुल
एग्जैक्ट कॉपी होता है हमारी मदर प्लेट या मास्टर प्लेट का। तो ये जो हमने नया मीडियम बनाया है सपोज दैट इस प्लेट पे, इसमें सारी कंपोजिशन बिल्कुल सेम होगी मास्टर प्लेट के, यानी इसमें हमारा एम्पीसिलीन भी होगा, इसमें हमारा एम्पीसिलीन भी होगा। बस हमने अंतर क्या किया है, इसमें एक नई अमीनो एसिड अमीनो एसिड कह रहा हूँ, इस पर नई एंटीबायोटिक जोड़ दी, डेट इज टेट्रासाइक्लिन, जो हमारे पहले मीडियम पे नहीं थी। बस इस टेट्रासाइक्लिन की वजह से ही हम अब सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं जो हमारे मास्टर प्लेट पे थे, इसमें एम्पिसिलिन भी प्रेजेंट है, बस एक नई एंटीबायोटिक हमने ऐड की, डेट इज टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब कुछ समय के लिए अगर हम इसको छोड़ दें टेट्रासाइक्लिन बना के, तो क्या होगा, अब जो सेल जिनमें दोज सेल रेप्लिका प्लेट पे केवल वो सेल ग्रो करेंगी, हाँ ये रेप्लिका है ना, रेप्लिका प्लेट पे वो सेल ग्रो करेंगी दोज हैविंग फंक्शनल tetracycline resistance gene and those having tetracycline resistance gene and those having ampicillin resistance gene also। जिसके पास दोनों फंक्शनल जीन होंगे ना, वो तो ग्रो करेंगी रेप्लिका पे, जिनके पास एक भी इनमें से नहीं होगा ना, वो ग्रो नहीं करेंगी। तो आप अच्छे से जानते हैं भाई, आप अच्छे से जानते हैं कि आपके पास दो तरह की सेल्स थी भाई, आपके पास दो तरह की सेल्स थी, आप अच्छे से जानते हैं। उनमें थी एक ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट, TR लिख रहा हूँ मैं उनको, है ना, एक थी ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट, TNR। ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट जो थी उनका तो हो गया था भाई इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। और इंसर्जनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है भाई, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है कि जब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लेस किया था, तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन कैसा हो गया था, ये हो गया था इनएक्टिवेट। इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट होंगी उनमें तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं होगा। इसका मतलब ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट कैन नॉट बी सर्वाइव ऑन ए मीडियम विच कंसिस्ट टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। इसका मतलब रेप्लिका प्लेट कंसिस्ट ओनली transformed non recombinant cells। यहाँ तक ये बात समझ में आई कि ट्रांसफॉर्म जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगी वो ग्रो करेंगी किस पे, रेप्लिका प्लेट पे। रीज़न क्या है, उनके पास फंक्शनल है, टेट्रासाइक्लिन भी फंक्शनल है, उनके पास एम्पिसिलिन भी फंक्शनल है, दोनों जीन है, क्योंकि इनका इंसर्जनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ था। समझ गए ना। अब हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, अब हम दोनों प्लेट को अलाइन करेंगे, यानी वी अलाइन, लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन लास्ट स्टेप वी अलाइन मास्टर प्लेट या रेप्लिका प्लेट विद मास्टर प्लेट, यानी रेप्लिका प्लेट को हम मास्टर प्लेट के साथ अलाइन करेंगे और देखेंगे कॉलोनी की पोजीशन। जैसे सपोज दैट ये मास्टर प्लेट थी, क्योंकि इस वाली प्लेट पे एक सेकेंड, इस वाली प्लेट पे वो सेल ग्रो करेंगी मास्टर प्लेट पे जो कि ट्रांसफॉर्म्ड हो बस, जबकि रेप्लिका पे वो ग्रो करेंगी जो कि ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट हों, क्योंकि दोनों जीन का एक्टिवेशन होना जरूरी है। तो सपोज दैट इस पे ए है, ई है और डी है, इसका मतलब ये तीनों सेल कैसे हैं, ये तीनों कॉलोनी कैसे हैं भाई, ये हैं ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इनमें दोनों जीन फंक्शनल हैं। तो कौन कौन सी कॉलोनी नहीं है, कॉलोनी नहीं है बी, कॉलोनी नहीं है सी, कॉलोनी नहीं है एफ, इसका मतलब BCF, दीज ऑल थ्री आर transformed and recombinant cell।
बात समझ में आया? तो हम ट्रांसफॉर्म, अगर आपसे पूछे कि ऑन विच मीडियम ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट्स आर सेलेक्टेड, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा फ्रॉम मास्टर प्लेट, क्योंकि ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट मास्टर प्लेट के बाद जो हम रेप्लिका प्लेट लगाएंगे उस पर तो सर्वाइव करेंगी ही नहीं, तो वो कहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे? मास्टर प्लेट से। इसका मतलब जब मुझको आरडीटी में इनको लेके जाना है ना, तो मैं यहाँ से बी सेल को पिक करूँगा, मैं यहाँ से सी सेल को और डी सेल को, तीनों को पिक करके लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए अब ले जाऊँगा। बात समझ में आया? तो इसके बाद हम क्या करते हैं, सपोज दैट हमने अपनी रिकॉम्बिनेंट सेल उठाई, इसको हम कहाँ ले जाएंगे? इसको ले जाएंगे हम फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। किसका प्रोडक्शन? द प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराने के लिए लेके जाएंगे। सपोज दैट ये जीन इंसुलिन या कोई अदर प्रोटीन बनाता था, तो उसको हम फर्मेंटर के अंदर अब लार्ज स्केल पे बनाएंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करा देता हूँ शॉर्ट में बहुत जल्दी से, जिससे समझ में आ जाए। मुझे लगता है टेक्निक आसान है, आगे होगी। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक डीएनए था, हमारे पास एक वेक्टर था। हमने क्या किया, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए इसको BAMH1 से ट्रीट किया, और हमारे पास वेक्टर जो है उसको भी हमने BAMH1 से ट्रीट किया, यानी सेम रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से। तो भाई इसने हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट में भी कट लगाया BAMH1 ने, और वेक्टर में भी, यानी टेट्रासाइक्लिन जीन के अंदर कट लगा दिया। तो हुआ क्या, कुछ वेक्टर तो हो गए ओपन, कुछ वेक्टर ओपन नहीं हुए। जो नहीं होते उनको इंटैक्ट वेक्टर कहते हैं, जो हो जाते हैं उनको ओपन वेक्टर कहते हैं। फिर हमने क्या किया, दूसरे स्टेप में हमने मॉलिक्यूलर ग्लू डाला, डेट इज DNA लाइगेज। दोनों को जब एक साथ जोड़ा तो कुछ में तो जो ओपन हुए थे उनमें तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आके प्लेस हो गया, उनको हम कहते हैं RDNA यानी रिकॉम्बिनेंट DNA। कुछ के अंदर जो इंटैक्ट वेक्टर थे उनमें कुछ गया नहीं, तो वो कैसे रहेंगे हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA, या उनको कहते हैं हम इंटैक्ट वेक्टर। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है, अब इनको इंसर्ट करेंगे हम होस्ट के अंदर। भाई होस्ट के अंदर इंटैक्ट करने के लिए पहले होस्ट का कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं अगर होस्ट कॉम्पिटेंट नहीं होगा तो अलाउ ही नहीं करेगा DNA को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले होस्ट को बाइवेलेंट आयन से ट्रीट कर देते हैं, जिससे उसकी मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट हो जाते हैं। फिर भी 3 पॉसिबिलिटी बनती है कि पहले केस में होस्ट अलाउ ही नहीं करता DNA को, तो उसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। दूसरे केस में होस्ट ने रिकॉम्बिनेंट DNA को अलाउ किया, तो उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट DNA चला गया। तीसरे केस में उसके अंदर DNA तो गया, लेकिन रिकॉम्बिनेंट DNA ना जा करके क्या गया, इंटैक्ट वेक्टर। अब हमें सिलेक्शन करना है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल बैक्टीरिया थे, हमको सेलेक्ट किसको करना है, ट्रांसफॉर्म्ड और रिकॉम्बिनेंट को। तो अब हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन का हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो है रेप्लिका प्लेटिंग मेथड। अब देखो, जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ नेक DNA इनटू द बैक्टीरियम, जिनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उनको तो हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल या ट्रांसफॉर्मेंट। जिनके अंदर नहीं हुआ है, जैसे ये है, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। समझ गए? ओके, तो इनमें भी ट्रांसफॉर्मेंट भी 2 तरह के हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट जिसके अंदर हमारा RDNA गया है, ये आया है, और एक होंगी ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट जिसके अंदर इंटैक्ट वेक्टर आया है, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट है ही नहीं। ठीक है, और एक होंगी ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसके अंदर कोई ना तो वेक्टर ही आया, ना ही जीन ऑफ इंटरेस्ट आया। इतनी बात समझ में आई? अब हम इसका सिलेक्शन करेंगे रेप्लिका प्लेटिंग मेथड से। रेप्लिका प्लेटिंग मेथड में क्या होता है, हम एक न्यूट्रिएंट मीडिया बनाते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, और एक एंटीबायोटिक डाल देते हैं, डेट इज़ एम्पिसिलिन। तो भाई एक बात बताओ, इस मीडियम पे ये सेल तो ग्रो ही नहीं करेगी, क्योंकि इसके पास तो एम्पिसिलिन को रजिस्ट करने की पावर ही नहीं है, क्योंकि इसके पास तो कोई वेक्टर ही नहीं आया। इसका मतलब नॉन ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट कैन नॉट बी सर्वाइव ऑन दिस मीडियम। तो इस पे कौन ग्रो करेंगे, ओनली रिकॉम्बिनेंट्स कैन सर्वाइव ऑन दिस मीडियम। तो ओनली ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी ग्रोन ऑन दिस मीडियम। और ट्रांसफॉर्मेंट कौन सी हो सकती हैं, दे मे बी ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसका मतलब ये दोनों तरह के सेल ग्रो कर सकते हैं किस पर, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के उस पर, एम्पिसिलिन के मीडियम के ऊपर। ठीक है, फिर क्या किया भाई, हमने
अब हमारे पास सिलेक्शन में अभी हमको क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमारे पास मीडियम है उस पर दोनों तरह के सेल हैं, ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट भी और ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट भी। हमें किसका सिलेक्शन करना है, ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट का। तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक रेप्लिका प्लेट। रेप्लिका प्लेट कैसी होती है, जिसका मीडियम कंपोजिशन हमारे मास्टर प्लेट के जैसा हो, क्योंकि जो पहला प्लेट था इसको कहते हैं मास्टर या मदर प्लेट। अब इस मदर प्लेट में हमने न्यूट्रिएंट तो सारे ऐसे ही रखे रेप्लिका प्लेट में जैसे कि हमारे मदर प्लेट में है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर एक एडिशन किया टेट्रासाइक्लिन का, यानी हमने एक एडिशनल एक एडिशनल एंटीबायोटिक डाल दिया जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। अब मुझे बताओ जरा भाई, इस मीडियम पे जिसमें टेट्रासाइक्लिन ऐड कर दी, इसमें वो सेल नहीं ग्रो करेंगे जिनमें टेट्रासाइक्लिन फंक्शनल नहीं होगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट से थे उनमें क्या हुआ था, टेट्रासाइक्लिन का इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो गया था। अब इसका इंसर्जनल अगर इनएक्टिवेशन हो गया तो ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट हमारे रेप्लिका मीडियम पे ग्रो नहीं करेंगे। समझ गए ना। तो जब हमने रिजल्ट देखा फाइनली, तो हमको 6 की जगह 3 कॉलोनी मिली, AEND। कौन कौन सी नहीं मिली, BCF। तो हम एक चीज़ तो जानते हैं कि रेप्लिका प्लेट पर ग्रो करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो जो नहीं ग्रो किए हैं इस रेप्लिका पर वो कौन से होंगे, ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट, जो कि हमारे काम के थे। अब उनका सिलेक्शन हम कहाँ से करेंगे, उनका करेंगे इस मास्टर प्लेट से, क्योंकि हमको पता है जो जो इस रेप्लिका पे ग्रो नहीं किए हैं जहाँ जहाँ के सेल, वो डेफिनेटली कौन है, जिनमें ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट DNA प्रेजेंट है। तो हमारे कौन कौन से ग्रो नहीं किए हैं इस पे, B, C और F। इसका मतलब ये तीनों क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट। तो इनको हम मदर प्लेट से उठाएंगे और फर्दर ले जाएंगे लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं फर्मेंटर के अंदर, और फर्मेंटर क्या करेगा, हमको वो प्रोटीन या फिर जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट बना के देगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ एक बार इसको वापस से स्टार्टिंग करके देखें, समझ में आ जाएगी। और अगर आपको, मुझे लगता है ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।